इंसान अपनी जिंदगी में दो तरह की गलतियां करता है। एक तो जो जानबूझकर गलती करता है और दूसरी जो अनजाने में गलती होती है। अनजाने में की गई गलती को तो एक बार माफ भी किया जा सकता है, लेकिन जो जानबूझकर गलती की जाती है उसको कतई भी माफ नहीं किया जा सकता है। जो व्यक्ति जानबूझकर कई गलतियां करता है वो अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथ साथ कई लोगों की जिंदगियां तबाह और बर्बाद कर देता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो, देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। और आप लोग कमेंट जरूर करना। जो लोग हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किए हों उनका नाम इस वीडियो में लूंगा, और जो लोग आज कमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम जरूर लिया जाएगा। आप लोग कहां से वीडियो देखते हो कमेंट जरूर करना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है उत्तर प्रदेश में बरेली एक जिला लगता है, और यहीं पर एक थाना है नवाबगंज थाना, और यहीं पर लावा खेड़ा एक गांव लगता है। यहीं पर एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम परमानंद होता है। परमानंद, जिनकी पत्नी होती है उर्मिला देवी, और उनके 2 बेटे होते हैं। बड़ा बेटा जिसका नाम मनोज होता है, और जो छोटा बेटा होता है उसका नाम गणेश होता है। मनोज जो होता है वो दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता है, और उसकी पत्नी जिसका नाम गीता होता है। 27 जुलाई 2023 की बात होती है। जो परमानंद होते हैं वो बूढ़े हो चुके थे, उनकी तबीयत एक दिन खराब हो जाती है, तो वो अपने बहू गीता को साथ में ले जाते हैं एक हॉस्पिटल में, और वहां पे अपना इलाज कराते हैं। उसके बाद वो लोग घर पे आते ही नहीं हैं। घर पे गणेश होता है और गणेश की माँ उर्मिला होती है। गणेश जो होता है वो अपने भाभी के यानी गीता के मोबाइल पर फोन करता है, और गीता का फोन स्विच ऑफ आता है। गणेश सोचने लगता है कि आखिर भाभी और पिताजी गए थे दवा कराने, अभी तक घर पे आए नहीं, क्या हो गया है। वो कई बार फोन लगाता है लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। धीरे धीरे करके 2 हफ्ते बीत जाते हैं, कोई पता नहीं चलता है। 11 अगस्त को जैसे ही 2 हफ्ते बीतते हैं, 11 अगस्त को गीता अपने ससुराल आ जाती है। यानी जैसे ही आती है तो गणेश जो होता है अपने भाभी से पूछता है कि पिताजी कहाँ पर हैं। तो गीता बताती है कि तुम्हारे पिताजी एक रिश्तेदारी में चले गए हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे। और जैसे ही 2 दिन बीतता है गीता घर छोड़ करके चली जाती है कहीं पर, और फिर से गणेश फोन करने लगता है अपने भाभी के फोन पर, तो गीता का फोन स्विच ऑफ आता है। अब गणेश को लगता है कि शायद हमारे पिताजी के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गया, और वो पुलिस थाने जाता है। और गणेश और उसकी माँ उर्मिला पुलिस थाने जाते हैं और गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। और जैसे ही पुलिस सुनती है वो बोलती है कि किसके साथ तुम्हारे पिताजी गए थे। तो गणेश बताता है कि मेरी भाभी गीता के साथ गए थे हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए, लेकिन 2 हफ्ते बाद मेरी भाभी आई थी घर पे, लेकिन 2 दिन बाद फिर से वो गायब हो गई, और अब फोन भी नहीं उठा रही हैं। तो जो पुलिस होती है गीता का नंबर लेती है और लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करती है। तो लोकेशन, उसका मोबाइल स्विच ऑफ थी तो लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रहा था। अब पुलिस जो गीता होती है उसके मोबाइल का कॉल डिटेल देखती है कि उसके अभी रिसेंटली में कौन है जो उससे लगातार बात कर रहा हो। तो दिखता है कि उसके जीजा और दीदी हैं, गीता के जीजा और दीदी, जो कि बहन ललिता है और जीजा प्रमोद, दोनों के संपर्क में है। तो पुलिस जो है अब इधर ललिता और प्रमोद दोनों को गिरफ्तार करती है और थाने ले आती है। दोनों से पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है कि गीता कहाँ पर है। तो दोनों बताते हैं कि वो बरेली में एक किराए का रूम लेकर के गीता रह रही है। अब पुलिस बरेली में जाती है जहां पर ये लोग रहते हैं, गीता जहां पे रहती है। पुलिस गीता को गिरफ्तार करती है और थाने लेकर आती है, और बोलती है कि ससुर जब तुम्हारे साथ हॉस्पिटल गए थे तो गायब कैसे हो गए, और तुम 2 हफ्ते बाद आई तो फिर घर वालों को बिना बताए कहां पर ससुर गए, तुम घर छोड़कर फिर से क्यों फरार हो गए, और मोबाइल स्विच ऑफ तुम्हारा क्यों आ रहा है। और इस तरीके से जब पुलिस बार बार सख्ती से पूछताछ करती है तो गीता जो है टूटती है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाती है, और जिसको जो कहानी सुनाती है जितने लोग सुनते हैं
वाकई में सोचने लग जाते हैं कि हमारे इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। गीता की कहानी कुछ साल पहले से स्टार्ट होती है। गीता के पिता होते हैं जिसका नाम गंगाराम होता है। गीता जो होती है, गंगाराम जो कि फरीदपुर गांव के रहने वाले होते हैं। जो गीता थी, इसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था। कक्षा 8वीं तक पढ़ती, उसके बाद पढ़ाई छोड़ देती है। लेकिन गीता जो थी, इसे बाइक चलाना, साइकिल चलाना, लड़कों के साथ खेलना, घूमने जाना, ये चीजें बहुत अच्छा लगता था इसको। और गीता जैसे ही बड़ी हो रही थी, लगभग 16 से 17 साल होती है, ये देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। और देखते ही देखते कई लड़के इसके दोस्त बन जाते हैं। और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो इसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। गीता कई लड़कों के संपर्क में आने लगती है। कई लड़के इससे शारीरिक संबंध बनाते थे। जब मन होता था, घर वालों को किसी को कुछ समझती ही नहीं थी, जब मन होता था वो बाइक उठाती थी और घर से कहीं चली जाती थी घूमने दोस्तों के साथ। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। कहते हैं गलत काम बिल्कुल भी छिपता नहीं है। तभी गंगाराम को पता चलता है कि मेरी बेटी गलत रास्तों पर चलने लग गई है, यानी दूसरे लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लग गई है। तभी गंगाराम अपने बेटी को बहुत ज्यादा समझाते हैं कि बेटा ये चीजें गलत है, तुम अब बड़ी हो गई हो, दूसरे लोगों के साथ घुमा मत करा करो। लेकिन जो गीता होती है, इसको बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं होता है अपने पिता का। कहते हैं अगर शुरुआत से शासन न लगाया जाए तो बाद में लड़कों को संभालना, बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है। यही गंगाराम के साथ होता है। गंगाराम निर्णय लेते हैं कि अब अपने बेटी गीता का शादी कर दूंगा, ताकि ये जो हमारे जीवन पे बोझ है, कभी क्या हो जाए कोई पता नहीं है। तो शादी करने के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश करने लगते हैं। और इनकी तलाश शुरू शुरू होती है। और जा करके लावा खेड़ा के मनोज होते हैं, उनके साथ शादी फिक्स हो जाती है। मनोज भी अच्छा था, देखने में कमाता था बाहर, तो सब कुछ सही था। और जो गंगाराम होते हैं, अपने बेटी गीता की शादी मनोज के साथ कर देते हैं। अब गीता दुल्हन बन करके लावा खेड़ा मनोज के घर आ जाती है। अब सब कुछ सही तरीके से चलने लगता है। मनोज को भी एक बेहद खूबसूरत लड़की मिल चुकी थी, जो कि काफी समझदार और होशियार होती है। अब जैसे ही ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, समय बीतता रहता है, तभी जो गीता होती है एक बेटे को जन्म देती है। जैसे ही 1 साल बीतते हैं और बेटा भी अब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तो जो मनोज होता है उसके पिता, जिसका नाम परमानंद होता है, परमानंद बोलते हैं बेटा तुम घर में बड़े हो और तुम जिम्मेदारियों को समझो और बाहर जाओ कमाने। अगर कमाओगे तभी घर का खर्च चलेगा, तुम्हारे भी बेटे हो गए हैं। तो मनोज को लगता है कि हमारे पिताजी वाकई में सही बोल रहे हैं, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां अब तो मेरे ही ऊपर आने वाली हैं। और मनोज अपनी पत्नी गीता से बोलता है कि गीता अब हमें कमाने के लिए बाहर जाना होगा, क्योंकि कुछ कमाऊंगा तभी घर का खर्च चल पाएगा। तो गीता बोलती है जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं है। और मनोज अपने घर को छोड़ करके दिल्ली चला जाता है कमाने के लिए। अब घर पे जो मनोज का छोटा भाई गणेश होता है और परमानंद मनोज के पिताजी, उर्मिला परमानंद जो मनोज होता है उसकी माँ, और गीता मनोज की पत्नी, इतने लोग घर पे रहते हैं और मनोज बाहर। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। लेकिन एक दिन जो गणेश होता है अपने माँ को लेकर के चला जाता है कहीं रिश्तेदारी पे, और घर पे परमानंद और गीता होते हैं। परमानंद जो होते हैं हमेशा अपने बहू को छूने का प्रयास करते थे, लेकिन उस दिन बिल्कुल चांस मिल चुका था और अपने बहू को पकड़ लेते हैं। और जो गीता होती है पहले से ही इसके चाल सही नहीं थे। और फिर क्या था, परमानंद और गीता में शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। अब ये जब शारीरिक संबंध बनता है तो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं लेता है। जैसे ही मौका मिलता है, गीता अपने ससुर परमानंद के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। ऐसे ही टाइम धीरे धीरे बीतता रहता है, थोड़ा और टाइम बीतता है, लेकिन कहते हैं गलत काम बिल्कुल भी छिपता नहीं है। तभी परमानंद की जो पत्नी होती है उर्मिला, एक दिन ये जो ससुर और बहू का खेल था देख लेती हैं। यानी परमानंद जो था अपनी बहू गीता के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है, और उर्मिला जो गीता की सास होती हैं ये देख लेती हैं। और जैसे ही देखती हैं तो अपने पति परमानंद को बार बार समझाती हैं और डांटती भी हैं कि तुम ये
मर्यादा को तार तार कर रहे हो, बिल्कुल भी आज से ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जो परमानंद बोल होता है वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता है और बोलता है ठीक है नहीं करूंगा, और दूसरे दिन फिर से वही काम करने लगता है। अब ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, थोड़ा जैसे ही टाइम बीतता है उर्मिला फिर से देख लेती है, और फिर इस बार उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है अपने पति का करतूत। तो उर्मिला अपने बेटे मनोज के पास फोन करती है और बोलती है कि बेटा तुम घर पे आ जाओ, तुम्हारी जो पत्नी है इसके चाल जो है सही नहीं है, ये गलत काम कर रही है दूसरों के साथ। मनोज जब इस तरीके से सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मेरी पत्नी इस तरीके से दूसरों लोगों के साथ गलत काम कर रही है। वो फौरन अपनी ड्यूटी से रिजाइन देता है और घर पे आ जाता है। अपनी पत्नी गीता को डांटता भी है और समझाता भी है कि तुम ये सब गलत कर रही है। और थोड़ा दिन घर पे रहने के बाद वो फैसला लेता है कि अब अपनी पत्नी को साथ में लेकर के मैं दिल्ली जाऊंगा, और पत्नी को लेकर दिल्ली चला जाता है और एक किराए पे रूम लेता है और अपना ड्यूटी स्टार्ट कर देता है। अब जो मनोज होता है वो 12 घंटे की ड्यूटी किया करता था, सुबह ड्यूटी चला जाता तो शाम को आता था, और गीता रूम पर रहती थी अकेली। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, लेकिन गीता जो थी मन चलन किस्म की औरत होती है। जैसे ही मनोज जाता था ये अपने गेट में ताला लगाती थी दरवाजे में और चल देती थी मार्केट घूमने। और जैसे ही घूमने चल देती है वहां पे इसे और भी अलग अलग तरीके के लोग मिलने लगते हैं। तभी एक शेखर का दोस्त अमित होता है, दोनों इससे मिलते हैं। एक जगह जब सब्जी लेने जाती थी और वो लोग भी सब्जी लेने आते थे, तो दोनों एक दूसरे से आंखों आंखों में देखते हैं और प्यार हो जाता है। फिर क्या था, शेखर और अमित गीता का नंबर ले लेते हैं, और जैसे ही मनोज ड्यूटी चला जाता था ये दोनों शेखर अमित गीता के रूम पर आते थे और शारीरिक संबंध बनाते थे। अब ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। तभी गीता के पड़ोस में, जस्ट पड़ोस में रहने वाला एक चंद्रकांत होता है, वो गीता को देखता है कि दो बाहर से लोग आते हैं और इसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। जो तो चंद्रकांत को पता चल जाता है कि गीता जो है गलत किस्म की औरत है, और वो भी गीता से हाल चाल लेने लगता है। अब उससे नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करने लगता है। वो देखते ही देखते जो चंद्रकांत होता है इससे भी गीता के संबंध बनने लगते थे। अब एक दो नहीं बल्कि तीन तीन लोगों से गीता के संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। गीता उन लोगों के साथ होटलों में जाती थी, पिक्चर देखने जाती थी, मार्केट जाती थी, जहां मर्जी वहां घूमती थी। वहां पे तो कोई रोकने टोकने वाला था नहीं। अब ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, लेकिन एक दिन जो मनोज होता है उसका दोपहर में ही छुट्टी हो जाता है कंपनी में, और वो घर पे आता है तो देखता है कि अंदर से दरवाजा बंद है, और वो जैसे ही दरवाजा खटखटाता है गीता दरवाजा खोलती है। तो अंदर जाता है तो देखता है कि जो उसका पड़ोसी है जिसका नाम चंद्रकांत होता है वो बिना कपड़ों के अंदर उसके पत्नी के साथ था। ये सब देख करके जो गीता होती है और मनोज दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। मनोज वहां से थक हार जाता है और अपनी पत्नी को लेकर के फिर से घर आ जाता है, और जैसे ही घर आता है तो फिर घर पे रहने लगता है। लेकिन वो पूरी तरह से थक चुका था, क्योंकि घर पे वो अपने ससुर के साथ संबंध बनाती थी और बाहर दूसरों के साथ। वो थक चुका था मनोज, और फिर थोड़ा दिन रहने के बाद मनोज अकेले फिर से दिल्ली चला जाता है और अपने पत्नी को घर पे ही छोड़ देता है। लेकिन उसकी पत्नी जो थी गीता फिर से अपने ससुर परमानंद के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। यहाँ तक कि जो चंद्रकांत और जो शेखर अमित थे उनको भी कभी घर पे बुलाया करती थी। उसका ससुर बोलता था किसको बुला रही हो, तो बोलते थे मेरा भाई है, मेरे परिवार में मेरा भाई लगता है, यानी तमाम बहाने बना करके। या फिर कभी ये खुद बाइक उठाती थी और चली जाती थी, क्योंकि बाइक खुद चलाती थी तो बाइक उठाती और ये जो चंद्रकांत होते हैं इनको बुला लेती थी बरेली मार्केट में, और वहां पे घूमने चली जाती थी, इनके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। ऐसे ही टाइम धीरे धीरे बीतता रहता है, लेकिन ये चीजें जो परमानंद होता है, जो गीता का ससुर होता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। चंद्रकांत जो होता है गीता को बार बार मना करता था कि तुम कहीं मत जाया करो, दबाव बनाया करता था। तो गीता बोलती थी मेरा पति खुद नहीं मना कर पाया तो तुम कौन होते हो रोकने वाले। दोनों में झगड़ा होता था। ये बातें जो गीता है चंद्रकांत से बताती है कि मेरा जो ससुर है मुझे बार बार वो परेशान करता है। तो जो चंद्रकांत होता है बोलता है कि ऐसा करो तो अपने ससुर को ही रास्ते से हटवा क्यों नहीं देती।
तो गीता बोलती है कि हटाएगा कौन। चंद्रकांत बोलता है रुको मैं उपाय बता रहा हूं, तुम किसी तरीके से अपने ससुर को बरेली ले आओ मेरे रूम पर, फिर मैं उपाय बताता हूं। अब गीता क्या होती है, फिर से अपने ससुर से लगाव लगाने लगती है और परमानंद को एक दिन तबीयत खराब हो जाती है, उसे बाइक पे बैठा करके दवा कराने के बहाने बरेली लेकर आती है और फिर चंद्रकांत के रूम पर ले जाती है। और वहां पर चंद्रकांत, गीता और परमानंद तीनों मिलकर के शराब पीते हैं और उसी समय एक रस्सी होती है, उससे गीता जो चंद्रकांत होता है उसके ससुर परमानंद का गला घोंट देता है और वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। गीता उसके सीने पर बैठ जाती है और मारने लगती है, बोलती है तुम हमें आए थे बताने कि ये करना है वो करना है, मैं खुद अपने मन की मालकिन हूँ। और फिर क्या था, गीता बाइक चलाती है और जो चंद्रकांत होता है परमानंद की लाश को बीच में बैठाकर बाइक में और एक ले जाते हैं नदी में, पत्थर में बांध करके फेंक देते हैं। गीता ये सभी बातें पुलिस के सामने बताती है और पुलिस जहां पर फेंका गया था वहां से उस लाश को बरामद करती है। काफी दिन बीत चुके थे, लाश से बदबू आ रही थी, उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पता चलता है कि गला घोंट कर उसकी हत्या की गई है। अब पुलिस जो गीता होती है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और अभी जो चंद्रकांत है और गीता दोनों सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और ताउम्र ये शायद सलाखों के पीछे ही रहेंगे। ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी इस पूरी कहानी में अपनी राय जरूर देना कि किसकी कितनी गलती थी। अब चलते हैं जो लोग कमेंट किए थे। कृष्ण कुमार हैं महेंद्रगढ़ हरियाणा से, आरपी कटालिया हैं, सुधीर कुमार श्रीवास्तव, सुधीर पांडे मऊ जिला से हैं, सिकंदर, धर्मपाल गुज्जर, शिव गणेश साहू, विशाल सिंह भदौरिया पन्ना मध्य प्रदेश से, द्वारका दास बैरागी शिवपुरी मध्य प्रदेश से, देवेंद्र पाल, विनोद कुमार वाराणसी से, अशोक राठी पंजाब से, उमा राठी हैं गुजरात से, राज बहादुर मौर्य लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट जरूर करना, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम लिया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।